तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण के दौरान खास तौर से मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया, जिससे देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। क्या कहा, कौन सी बड़ी बातें रही इसको लेकर, आइए वो सुन लेते हैं। Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. वित्त मंत्री को जिन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया पर कैसे हम आगे काम करेंगे और ख़ास तौर से खिलौने जो हैं वो भारत में अब हालांकि पहले से लगातार बनाए जा रहे हैं, लेकिन खिलौना उद्योग में भी हम कैसे अब देश को आगे लेकर जाने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारियां जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से रखी गई हैं। आज पटल पर आज बताया गया उनकी तरफ से, साथ ही साथ स्टार्टअप के लिए भी गारंटी फीस में भी कमी होगी, ये भी वित्त मंत्री ने बताया है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट अमित गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित जी, मैं आपसे एक बार फिर से इनकम टैक्स स्लैब को लेकर समझना चाहूंगी। जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं इस वक्त, वो आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि अगर 7 लाख से के बाद 12 लाख पर सीधे उनको राहत मिली है, उनको बचत कितनी होगी अपनी एनुअल इनकम में। हालांकि आपने बताया था इससे पहले कि 70 से 80 हज़ार राहत मिलेगी 12 लाख तक की आय वालों को, लेकिन उसके बाद 12 से 15 लाख तक की और 15 से 20, 20 से 25 जो आगे ऐसी एनुअल इनकम बढ़ती जाएंगी तो उन पर कितनी रिलैक्सेशन मिलने वाली है, जरा इसको आसान भाषा में या उदाहरण के साथ आप हमको बता पाएं तो। इसमें अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 12 लाख रुपए तक की जिसकी सालाना इनकम है उसको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो तो इसमें अगर हम सीधी बात करें कि आज के टाइम में अगर जिसकी 12 लाख रुपए इनकम है उसको लगभग 60 से 70 हजार रुपए का टैक्स पे नहीं करना है, तो सीधा सीधा उनको जो बेनिफिट होने जा रहा है वो 60 से 70 हजार रुपए का बेनिफिट होने जा रहा है। इसके अलावा जिनकी 15 से 16 लाख रुपए इनकम है उनको भी लगभग 70 से 80 हजार रुपए सालाना टैक्स का बेनिफिट होगा। और इसके बाद में अगर थर्ड में स्लैब लेता हूं कि जिसकी एनुअल इनकम अप टू 25 लाख रुपए है, वहां पर भी जो आज उनका करंट टैक्स लायबिलिटी है उसके कंपैरिजन में 1 से 1.25 लाख रुपए का टैक्स का बेनिफिट होगा। तो ये एक मेजर बेनिफिट दिया गया है जो इनकम टैक्स पेयर्स है। सेकंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहना चाहूंगा कि इसके अलावा कुछ टीडीएस के प्रोविजंस को भी रेशनलाइज किया गया है कि हमने काफी देखा है कि काफी लोगों की लाइवलीहुड चलती है रेंटल इनकम के बेस के ऊपर। आज तक जो भी प्रोविजन थे कि जो रेंटल इनकम अप टू 20,000 रुपए ले रहा है या साल का मैं कहूँ को
2,40,000 से ऊपर अगर किसी को रेंट रिसीव होता है, तो जिसको उसने रेंट पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी, राइट, तो टेनेंट लायबल था, उसके ऊपर टैक्स काटने के लिए एट द रेट ऑफ 10%। अब गवर्नमेंट ने उस लिमिट को भी इंक्रीज करके 2,40,000 से इंक्रीज करके उसको 6 लाख रुपए कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे रेजिडेंट्स हम कहे या देश की जनता कहे, उनका अब या टीडीएस में पैसा नहीं फंसेगा, उनको उनकी लिक्विडिटी मेंटेन होगी और बिना किसी परेशानी के उनको अपना पूरा रेंट मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इंटरेस्ट इनकम के टीडीएस में रिलैक्सेशन दी गई है। पहले हम सबको पता है ये लिमिट थी 50,000 रुपए की, अगर 50,000 रुपए टीडीएस इंटरेस्ट इनकम है तो साल में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब इस लिमिट को 50,000 से इंक्रीज करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा एक जो मेजर बेनिफिट मिला है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। आप अगर किसी भी रेजिडेंट के पास, किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, तो उसको उनके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। आज से पहले प्रोविजन क्या था कि एक बंदा एक ही प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता था। अगर दूसरी प्रॉपर्टी इवन वो रेंट के ऊपर नहीं दी गई है, उसके ऊपर भी उसकी नोशनल वैल्यू के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती थी। बट आज स्पीकर फाइनेंस मिनिस्टर मैन ने उन दोनों प्रॉपर्टी को टैक्स फ्री कर दिया है कि अगर आपका कोई 2 प्रॉपर्टी और आप यू आर नॉट गेटिंग एनी रेंटल इनकम, देन देयर विल बी नो टैक्स ऑन द नोशनल इनकम। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि पहले जो लॉ में प्रोविजन थे कि 2 साल तक ही आप अपडेटेड रिटर्न, अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आप 2 इयर्स तक की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस टाइमलाइन को भी इंक्रीज किया गया। जी साथ ही अमित जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी कि इस बार वित्त मंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें क्या बदलाव हुआ है और ये होता क्या है? आम जनता इसको कहां कहां पर देती है, किस किस में देती है और इसमें अब क्या बदलाव हुआ है, जरा ये भी हमको समझाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में 2 टाइप्स के टैक्सेस है। वन इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स को लेके चलते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है जिसकी जितनी इनकम है उसको उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आता है, जिसका कि इनकम से कोई भी लिंक नहीं है, राइट। अगर कोई कंज्यूमर या कोई भी नागरिक कोई भी सामान परचेज कर रहा है, राइट, उसको उसके ऊपर जीएसटी डिस्चार्ज करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी इनकम ज्यादा है या कम है, उसको सेम अमाउंट के ऊपर अपना जीएसटी पे करना है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कस्टम ड्यूटी आपका है, राइट, जीएसटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनमें जो बदलाव किए गए हैं, इसमें मेजर बदलाव है कि आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो मेडिसिन है, क्रिटिकल मेडिसिन है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज को काफी कम किया गया है, राइट। इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने से क्या होगा कि जो क्रिटिकल इलनेस है उसका इलाज जो आज के समय में एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, वो इलाज सस्ता होगा, उनकी मेडिसिन सस्ती होगी और वो उनके एक बजट में आ जाएगी, क्योंकि हेल्थ इज द वेल्थ। अगर इस देश के नागरिकों की हेल्थ ठीक है तो देश भी उन्नति करेगा, नागरिक भी उन्नति करेगा। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफी लिटिगेशंस है, उसको भी कम करने का उन्होंने प्रयास किया गया है इसमें। और काफी ग्लोबल लेवल के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है या इंपोर्ट ड्यूटीज है, उसको एक मैनेज करने का, उसको एक रेशनलाइज करने का प्रयास यहाँ किया गया है। अगर निर्मला सीतारमण मैडम ने अपने स्पीच में भी बोला है कि जो मैरीन सेक्टर है, मैरीन सेक्टर में जो फिश है अपना, राइट, उसको एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हम दे। जिस प्राइस के ऊपर ग्लोबल में वो ट्रेड हो रहा है, अगर इंडिया के जो फिशरमैन है या इंडिया की इस तरह की इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव तब होंगे जब उनके ऊपर जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी है कि मेरा माल अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो वो भी उसको कम्पीट कर सके। इन द सिमिलर मैनर जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उस डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उनके बीच भी एक कॉम्पिटिटिवनेस बने रहे, उसके लिए भी काफी चीजों को रेशनलाइज किया गया।
बिल्कुल आपने हमें बहुत आसान भाषा में बताया अमित जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, ना केवल इतना बल्कि जो स्टार्टअप होते हैं जिसके लिए जो युवा अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सरकार से लोन लेते हैं, उसमें एक निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिली है। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले 10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता था, लेकिन इसको सीधे 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। न केवल स्टार्टअप के लिए बल्कि एमएसएमईज में भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। तो इससे कैसा फायदा होने वाला है? देखिएगा, एमएसएमई इस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है। अगर एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक तो एमएसएमई की लिमिट्स है, उनको चेंज किया गया है। सेकंड, एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड की प्रोविजन किया गया है कि जो भी उद्यम पोर्टल के ऊपर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है वो उस क्रेडिट कार्ड को लेके अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि फर्स्ट ईयर में हम लगभग 10 लाख क्रेडिट कार्ड को इश्यू करेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है इंक्लूडिंग वीमेन्स है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए भी एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है। उनको भी एक टर्म लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 इयर्स। इसके अलावा भी काफी एनहांसमेंट किया गया है। और जो एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर है, देखिएगा एमएसएमई एंटिटीज को जो लोन मिलता है उसके लिए कहीं ना कहीं उनको कोलेक्ट्रल की भी रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लोन, राइट। उसके लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो कि अभी 5 CR का क्रेडिट गारंटी कवर है, उसको रिवाइज करके 10 CR किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए जैसे आपने बोला कि 10 CR। बिल्कुल अमित जी, आपने तमाम जानकारी हमको विस्तार से बताई हैं कि कैसे जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं उसमें जो युवा स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं उनको कैसे फायदा होने वाला है।